हाँ, एक बहुत शानदार टॉपिक राजस्थान पॉलिटी का, जिसका आप सबको इंतज़ार भी था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इतना अपडेट किया, इतना प्यारा इसको मतलब समझाऊंगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है वैसे तो, लेकिन इसको समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक होते हैं ना, जिसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर होती है, समझ में आ जाए तो वेरी इजी होता है। इसलिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनाएंगे वो अपन को ध्यान देना है। और अपने जो कोर्स में स्थानीय स्वशासन है, नगरीय नहीं है। CET 10+2 में नगरीय नहीं आ रहा है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज अपन पढ़ेंगे। एक सिंगल प्रश्न बार जा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में चाहो तो नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके बाद में एक टॉपिक जिला प्रशासन का और बचा है, उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी भी बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो कोर्स बहुत शानदार चल रहा है। मैराथन क्लास को भी कंटिन्यू रखो, टॉपिक वाइज जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं इनको एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। थोड़ी सी एक बार मैं आपको थ्योरी बताना चाहूँगा, हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, इतिहास में जाना चाहूँगा कि जो पंचायती राज है ये कैसे राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ, इससे पहले भी कहीं था या नहीं था। आपको पता है पहले हमारे जब आधुनिक राजस्थान बना, ये जो मॉडर्न राजस्थान, इससे पहले राजाओं का राज था। राजस्थान के एकीकरण से पहले मान लो आप, है ना, तब राजाओं का राज था। तो क्या उस टाइम पर भी आधुनिक राजस्थान से पहले भी क्या पंचायती राज सिस्टम होता था क्या? तो बिल्कुल होता था। वही जानना है अपन को कि आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व भी पंचायती राज या पंचायती कुछ व्यवस्थाएं या संस्थाएं काम करती थी। जैसे कि जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, ये रियासतें हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी क्या है, ये रियासत इस समय की बात कर रहे हैं अपन, राजा महाराजाओं वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तो जोधपुर और बीकानेर रियासत के अंदर 1928 ईस्वी के अंदर पंचायती राज का गठन हो गया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मेन बात ये कि बीकानेर जो है, बीकानेर देश की पहली रियासत थी जिसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया। ठीक है ना, वैधानिक दर्जा दिया कि बिल्कुल जैसे कि आज वैधानिक दर्जा मिला है ग्राम पंचायतों को, बाकायदा इलेक्शन होते हैं, पूरा सिस्टम अभी आर्टिकल 243 के अंदर मेंशन है, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो देश की पहली रियासत, ये बहुत बार प्रश्न रिपीट है कि देश की वो कौन सी पहली रियासत है जिसने पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया, तो उसका नाम है बीकानेर रियासत। ठीक है, टाइम पीरियड 1928 याद रह जाए तो अच्छी बात है। फिर जयपुर रियासत, इसने 1938 के अंदर पंचायती के राज का गठन किया अपने यहाँ पर रियासत में। फिर सिरोही 1943, भरतपुर 1944, उदयपुर और करौली 1949। ये जो हैं, ये जो पहली रियासतें हैं जिन्होंने मतलब अपने अभी आधुनिक राजस्थान से पहले भी पंचायतों का गठन कर रखा था। एक जयपुर वाली बात भी देख लेना कि इसने ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया। अधिनियम तो आप जानते हैं, कोई एक्ट कानून, तो अधिनियम लागू करने वाली जयपुर है। लेकिन सबसे पहली रियासत जिसने वैधानिक दर्जा दिया वो तो फिर बीकानेर ही है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब एक थ्योरी लिखी है मैंने, बहुत ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करेंगे फिर अपन। 1953 ईस्वी में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जिसने 1 जनवरी 1954 ईस्वी को अधिनियमित लागू, है ना, अधिनियम को लागू किया गया और राजस्थान में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। प्रश्न क्या आएगा कि जो है राजस्थान में एक सबसे पहले विधानसभा के अंदर 1953 के अंदर, भाई राजस्थान का विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा है, तो कोई भी अधिनियम या नियम बनेगा तो सबसे पहले उसको विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा में लाए, पंचायती राज अधिनियम को पारित किया और 1 जनवरी 1954 को अधिनियम को लागू किया, ऐसा मान लो वो प्रभाव में आया और फाइनली राजस्थान में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई। ये बेसिक थ्योरी है थोड़ी अपने आधुनिक राजस्थान से, है ना। अब मैं अगर बात करूं थोड़ी सी फैक्ट की, तो ये एक फैक्ट तो खैर आपने सुन भी रखा होगा कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये उस टाइम अंग्रेजों के टाइम की बात है। पिता किसे कहेंगे जिसने सबसे पहले किसी की बात की, तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि भाई गांव का विकास होना बहुत जरूरी। जैसे गांधी जी का भी सपना था कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये सब बातें अपन जानते हैं। तो गवर्नर जनरल वाइसराय, उस टाइम पर गवर्नर जनरल वाइसराय की पोस्ट होती थी, जो आजकल गवर्नर या फिर ऐसा मान लो राज्यपाल की पोस्ट होती है। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी 1882 में। ठीक है, और इसीलिए इसको पंचायती राज या स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का पिता इसको कहा जाता है।
ये तो खैर साइड का एक फैक्ट है, अलग से इसको याद कर लेना, बॉक्स बंद कर देता हूँ। मतलब एक्चुअल में जो जिसको जनक माना जाता है, सिंपल प्रश्न वो पढ़ लेंगे अपन। फिर बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान के अंदर स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की शुरुआत अगर हुई तो कहाँ से हुई, आपने सबने सुन रखा होगा। और ये प्रश्न जो है इतना बेसिक है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में जिला पूछे तो नागौर जिला, और नागौर जिले में बगतरी गांव है। उस गांव में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, और वो भी पूरे भारत में, ध्यान रखना राजस्थान ही पूरे भारत में, तो भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी, या कभी त भी आ जाता है देखिए जगह, बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से न जाने कितने ही बार प्रश्न आए हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं का या पंचायती राज शासन का कब गठन किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को। उस टाइम पर हमारे जो हैं पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, नागौर जिले में। इस जगह पूछे तो बगतरी गांव, ठीक है, ओके। उस समय हमारे यहाँ राजस्थान के जो सीएम थे, सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा आज तक के सीएम रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो बात थी, आपको पता है उस टाइम पर कांग्रेस का राज था सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत काम करती थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, हालांकि 2014-15 के अंदर फिर पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। वो सब आपको पता ही है, मोदी सरकार के आने के बाद में। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं काम करी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो हमने ये पंचायती राज का गठन किया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीईटी 2023 में आया था पिछली बार, मैंने छोटा सा सेशन पहले भी बनाया था बीएचटीसी के टाइम पर, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में प्रश्न एज इट इज ये पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, और एक पूछा कौन सी अनुसूची के तहत। इतने सिंपल प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान में अगर अपन पंचायती राज की बात करें, आपको अगर प्रश्न समझना है तो ऐसा मानो कि हमारे जो आपने देखा होगा पंचायती राज के 3 लेवल है कि नहीं, ये बताओ। है, मतलब गांव में हर कोई गांव का तो बात जानता होगा, जो सिटी में रहता है प्रॉपर, उसकी बात अलग है। मेरे हिसाब से 99% गांव के लोग समझते हैं इस बात को कि हमारे जो पंचायती राज है उसमें 3 स्तर है, शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, ग्राम स्तर। शीर्ष के ऊपर जिला परिषद होती है, सबसे बड़ी जिला परिषद, फिर बीच वाली पंचायत समिति, जिसको अपन मंडलों के चुनाव भी बोलते हैं ना, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर। अब आने वाले नए साल 25 के अंदर चुनाव होंगे। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो जिला स्तर पर तो जिला परिषद, हर जिला में एक जिला परिषद होती है। राजस्थान में जितना जिले, हालांकि अभी तो 50 जिले व्यवस्थित हुए नहीं है, वरना 33 रहेगी, आगे वो देखा जाएगा। हर जिला पर एक जिला परिषद होगी, और ब्लॉक या मंडल हर लेवल के ऊपर एक पंचायत समिति होगी, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। तो प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत कितने स्तर है, तो 3 स्तर है। त्रिस्तरीय हमारी यहाँ पर व्यवस्था है, शीर्ष स्तर ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मध्य स्तर पंचायत समिति, और अपने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ओके। इसके बाद में अपन एक ही नस नस चेक करेंगे। अभी यही है सबसे बड़ा क्वेश्चन, बस जिंदगी यहीं सफल होगी आपकी। कहाँ सफल होगी? यहाँ पर जिंदगी सफल होगी, क्योंकि यही अपन को जानना है कि जिला परिषद में कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होते हैं, किसको त्याग पत्र देते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने पदेन सदस्य होते हैं। ऐसे ही मध्य स्तर में पंचायत समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है। ये सारी बातें तीनों के अंदर अपन को जाननी है, बस यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इनको एक एक को जानेंगे, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं अपन कि 16 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है प्रधानमंत्री थे, ये सरकार थी हमारे दिल्ली केंद्र में। उस सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के अंदर पारित किया गया। इस विधेयक की समीक्षा तो श्री नाथुराम मिर्जा, आपको पता है नाथुराम जी मिर्जा नागौर से आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है, इसके अंदर भी उनका नाम आता है। उनकी अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश करी, तो इस समिति की सिफारिश पर 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा के अंदर ये जो भी इन विधेयक लेके गए थे वो पास हुआ, और फाइनली 73वां संविधान संशोधन जो है वो पारित हो गया।
तो आपसे पंचायती राज के अंदर अगर संविधान संशोधन पूछे तो कौन सा होगा? 73वां संविधान संशोधन 1992, ये मेन बात है। हालांकि आगे सारी बातें बता दूंगा, लेकिन थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। 17 राज्यों का यस हुआ, हाँ हुई, अनुमोदन हो गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई और फाइनली जो है संविधान के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया जिसका नाम है 243 से 243 ओ, हिंदी में 243 से 243 हणे तक जाएगा, इंग्लिश में ओ तक जाएगा। कुल 16 अनुच्छेद 16 आर्टिकल इसके अंदर है। ये हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया। तो मतलब कोई अधिनियम जो होता है, आपको पता है वो एक्ट या कानून कब बनता है? जब हमारे जो उच्च सदन है, हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा जो दो सदन है हमारे पार्लियामेंट के, हमारे संसद के, उन दोनों सदनों में उस विधेयक को, अधिनियम को रखा जाता है। फिर वो जो विधेयक या बिल या अधिनियम बनता है, कानून बन जाता है। और कानून जब बन जाता है तो उसकी संविधान के अंदर उसको फिर मेंशन कर दिया जाता है, वो सारी इसके अंदर होता है। तो ये सब अनुमोदन हो गया, 17 राज्यों का यस मिल गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। और संविधान के अंदर 243 एक आर्टिकल जो है उसमें 243 से लेकर 243 ओ तक हमारे पंचायती राज व्यवस्था को मेंशन कर दिया। 16 अनुच्छेद है। भाग पूछे संविधान का तो भाग 9 है। अनुसूची 11वीं के अंदर जोड़ा है। 29 कार्य या विषय इसके अंदर रखे गए हैं और इसको राज्य सूची का विषय माना गया है। ये रिपीट प्रश्न है। ये यहां जो बातें लिखी हुई है ना, ये इतनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 9 है, अनुसूची 11 है, 29 कार्य या विषय हैं और राज्य सूची है। अब ये जो बात मैंने लिखी है मार्च 2023 वाली, ये डाटा अपन को बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है अभी। हालांकि आप इसको ना पढ़ो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके आना नहीं है अभी पंचायत समितियां वगैरह नए हिसाब से, वरना वही पुरानी वाली चलेगी। लेकिन इसको भले मत देखना, क्योंकि अभी जिला पूरे व्यवस्थित हुए नहीं है, पंचायत समितियां भी निर्धारित हुई नहीं है। वो पूरा आंकड़े जब नेक्स्ट टाइम जब होंगे तो इसको भी कोई बात नहीं, ये कोई जरूरत का भी नहीं था। इतना इंपॉर्टेंट अपने हमारे हैं। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्या अपन ने पढ़ा क्या कि अभी अपन ने बात की थी कि 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। तो जो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, पूरी बात को समझना, 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ हमारे संविधान के अंदर। इसके आर्टिकल 243, 243 और 16 आर्टिकल मेंशन कर दिए। किसमें क्या बात है, किसमें ग्राम सभा का उल्लेख है, किसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है, किसमें उनकी ताकत है, क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगाओ आप, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, ये मेन हेडिंग रहेगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या ऐसे मतलब हमारे ऐसा मान लीजिए कि क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सिम्टम्स एलिमेंट्स हैं, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 243 में सारी की सारी परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं का मतलब है कि ये जो ग्राम पंचायत या पंचायती राज जो है वो क्या होता है, क्या क्या, वो सारी बेसिक बातें इसमें रखी गई है। फिर 243 में सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? भूल मत जाना, फैक्टर रिपीट है। ग्राम सभा क्या होती है? एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत में आने वाले मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। जो मतदाता सूची होती है, आपने देखा होगा चुनाव जब होते हैं उससे एक मतदाता सूची बनती है, तो जो जिनके पास में मान लो वोटर आईडी है ना, वो सब के सब ग्राम सभा के क्या होंगे? उसके सदस्य होंगे। दो बातें काम आएगी। पहली बात तो है कि ग्राम सभा का उल्लेख किस आर्टिकल में? 243 में है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो उस ग्राम पंचायत में आने वाले समस्त जो मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति, मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और अनुच्छेद 243A, 243B इधर लिखा है मैंने साइड में, इसमें कि पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। मतलब त्रिस्तरीय का मतलब है ऊपर उच्च स्तर जिसके अंदर जिला परिषद आ जाएगी, फिर मध्यम स्तर जिसमें पंचायत समिति आ जाएगी और नीचे फिर आ जाएगी ग्राम पंचायत, वो निम्न स्तर होगा। तो त्रिस्तरीय होगी। ये बात किस में लिखी हुई है? ये हमारे 243B में लिखी हुई है। प्रश्न क्या आएगा कि पंचायती राज की व्यवस्था या फिर पंचायती राज का स्ट्रक्चर, जिसे अपन कह सकते हैं ना, स्ट्रक्चर ये संरचना, तो त्रिस्तरीय होगी। पंचायतों के चुनाव
243 सी में चुनाव है, पंचायतों के चुनाव लिख लो संरचना की बजाय, चुनाव बेस्ट है। पंचायतों के चुनाव किस में है? 243 सी में है। और डी में है आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे आरक्षण कैसे? तो आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों के चुनाव में अलग आरक्षण है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग बराबर कर दिया गया है अभी, ठीक है, ध्यान रखना, बताऊंगा पूरी बात, 50% कर दिया, लेकिन वो सिर्फ ग्राम पंचायतों में ही है, इसलिए आरक्षण को ध्यान से समझना। डी में है आरक्षण, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आरक्षण है। एक बात, सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, 1/3, यानी अगर 100 सीट है तो 33-34 सीट के ऊपर महिलाएं ही खड़ी होगी वोट, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब का मतलब है 11 अप्रैल 2008 को इसमें चेंजेस कर दिया गया। ये बातें तो जब की है जब 1993 में प्रावधान था, लेकिन फिर 2008 में चेंजेस करके अब 1/2 यानी 50% महिलाएं होंगी ग्राम पंचायत में, ये कर दिया है 2008 में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ध्यान से समझना। मतलब ये कि अब जो जितने भी सरपंच या जो भी चुनाव होंगे ग्राम पंचायतों में, उनमें 50% महिलाओं की सीट रिजर्व रहेगी। अगर जहाँ से मतलब कह दिया साहब ये इस बार की यहाँ वाली सीट पर सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है, आरक्षित कर देंगे, फिर महिला ही खड़ी होगी वहाँ पर। आपने सुना भी होगा सरपंच पति, है ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर महिला सीट थी, जीती उसकी वाइफ है, लेकिन सरपंच पति वो बात अलग है, काम कौन संभालते हैं, लेकिन ये चीज़ अपन को पता है। ये डी में लिखा हुआ है। 243 ई में लिखा हुआ है पंचायतों का कार्यकाल, टेन्योर या समय अवधि, वो इसमें भी जरूर ध्यान रखना। 5 वर्ष अगर ऑप्शन में आता है तो 5 वर्ष नहीं, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ये लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना। प्रथम बैठक से 5 वर्ष जो है वो इनका कार्यकाल या टेन्योर होता है। ये 243 ई है। इसमें से आप एक भी आर्टिकल मिस नहीं कर सकते, एक आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं इसकी, यहां पर थोड़ी सी बातें हो रही, फिर इनकी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें सारे के सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे लगभग तय है, ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग, है ना, तो 6 महीने में, अगर सपोज डेट किसी का चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे कोई सी भी, अगर कार्यकाल पूरा हुआ नहीं उससे पहले भंग भी तो हो सकती है किसी भी कारणवश से, तो अगर पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने में अंदर चुनाव करवाएंगे वापस पंचायतों के, ये तय है भाई। किसी भी कारणवश कोई पंचायत या पंचायत समिति जिला परिषद भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने हैं। तो फिर दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर 6 महीने में चुनाव करवा लिए तो क्या वो चुनाव पूरे अब से चुनाव होने के बाद में 5 साल तक रहेंगे? जी नहीं, वो रहेंगे बची हुई अवधि। सपोज दैट भंग हो गई, 3 साल तक तो सही चल रही थी सरकार या फिर पंचायत समिति या ग्राम पंचायत जिला परिषद, लेकिन 3 साल के बाद में जो है गिर गई, भंग हो गई, तो अब बचे हुए 2 साल हैं, तो 2 साल के लिए ही जो नई बनेगी वो 2 साल तक ही रहेगी, ध्यान रखें। लेकिन विघटित संस्था कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होगा, इसका विशेष ध्यान रखें, पॉइंट में लिखी हुई बातें आती है। फिर 343 एफ भी याद करना पड़ेगा, एफ ये के और आई कुछ नहीं छोड़ सकते। पंचायत सदस्यों की निरताएं मतलब योग्यताएं, क्या कि अगर उम्र 21 वर्ष से कम हो, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ निरताएं हैं, 21 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, ये मतलब 21 साल का होना चाहिए। 243 के इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना 1994 में हुई है इसकी, ये भी इसी में राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक राज्य वित्त आयोग 243 आई, अरे भाई 65% भी तो देगा, ये चुनाव करवाएगा इनके पंचायतों के, और ये वित्त आयोग है जिसमें पैसा स्टोर रहता है, ठीक है। हर 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 243 जी ये क्या कहता है? ये कहता है पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार, क्या क्या पंचायतों के पास पावर है, ये आर्टिकल 243 जी कहता है। 243 एच क्या कहता है? कर संबंधी शक्तियां, भाई टैक्सेस क्या क्या कितना % टैक्स लेना है, कहाँ जाएगा, सारी बातें, ये जो शक्तियां 243 एच में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 243 जेड डी, ठीक है ना, ये इसमें है जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति इसके अंदर, जिसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, ध्यान रखें। अब प्रश्न आएगा कि जिला आयोजना समिति जो है ये कौन से अनुच्छेद में? तो 243 जेड डी में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है, अभी अपन बात करेंगे जिला परिषद जब पढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें कुल सदस्य को लेके बहुत बार प्रश्न आया है। कुल सदस्य होते हैं 25 घोट के पी जाओ। 3 तो ये रहे, कौन कौन? एक तो जिला कलेक्टर, एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, और एक अतिरिक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, अतिरिक्त ये होता है। 2-3 जने तो ये हो गए, ठीक है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये 3 तो ये होते हैं। तो 3 तो हो गए ये। 2 होते हैं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ये भी, और 20 होते हैं निर्वाचित, जो कि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो शहरी और ग्रामीण दोनों से ही होते हैं, जिसमें निर्वाचित सदस्य आते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के आपको तो नाम याद रखने हैं 25, और ये 3 मत भूल जाना, पदेन सदस्य कौन कौन है, तो जिला कलेक्टर, सीईओ और अतिरिक्त सीईओ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिला आयोजना समिति इसके अंदर होती है। मतलब ये जितने भी आर्टिकल हैं, कौन कौन से, 243 अकेला खेल, वो तो कोई आवाज नहीं, डेफिनेशन है, ABCDE, और उसके बाद में F, और F के बाद में GHIK और 243ZD। इनको याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक बिठाइए एक, कुछ जितना आपका फायदा हो सके, जितनी जिंदगी सफल हो सके, आपके लिए प्रयास किया गया है। ABCDEFGHI। देखो, ए का मतलब है एक, फर्स्ट नंबर पे आती है, तो एक ग्राम सभा होगी, ये पहली में ए में लिखा हुआ है, थोड़े कोडवर्ड सेट किए ताकि याद इजीली हो जाएगा। तो 243 ए में क्या है, एक ग्राम सभा होगी, ठीक है। बी में क्या है कि वो कैसी होगी, वो त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर उसके होंगे भाई, उसकी संरचना कैसी होगी, तो त्रिस्तरीय होगी, वो हो गया। फिर है 3, मतलब सी में चुनाव में भी देखो ऐसे लिखते हैं ना अपन, जैसे चुनाव ऐसे लिखते हैं, तो सी में चुनाव, थोड़ा कोडवर्ड सेट कर लो, सी में चुनाव, ऐसा हो जाएगा। डी मतलब देना, दो क्या, आरक्षण दो, है ना, ऐसा मान लो, तो डी में आरक्षण हो गया। ई की मैं अगर बात करूं तो ई नंबरिंग के हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 पे आता है, ई 5 पे आता है तो 5 साल का एक कार्यकाल होता है। तरीका बिठाना है, ई 5 पे आता है तो 5 साल का एक कार्यकाल होता है, ई 5 पे आता है तो 5 साल का एक कार्यकाल होता है। एफ का मतलब है फॉल्स, भाई एफ का मतलब है फॉल्स, तो ये होगी अयोग्यताएं। एक ही बात है, वो जो अयोग्यताएं बोलो चाहे निरताएं बोलो, ये जो अपन ने पढ़ा था ना, एफ कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे गया, ये रहा। देखो, ये निरताएं बोलो चाहे अयोग्यताएं बोलो, अयोग्यता क्यों, अगर वो 21 साल से छोटा है तो अयोग्य ही हुआ भाई, निरताएं या अयोग्यताएं, तो ठीक है, एफ का मतलब फॉल्स हो गया। इसके बाद में जी तो सुना होगा, G7 G8, मतलब जिसमें शक्ति होती है, वही जैसे G20 G7 ऐसे ग्रुप होते हैं ना, अपन सुनते हैं अपने पॉलिटी के अंदर, तो बिल्कुल, तो जी का मतलब शक्ति है, G7 ये सब हो गया, तभी वो जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, वरना नहीं होते ग्रुप, ऐसा मान लो। और एस का मतलब है कर के ने टैक्स की हमेशा रेटें हाई रहती है ना, कहते हैं ना, एस का मतलब हाई की, हमेशा कर बहुत ज्यादा लगता है यार, तो कर की रेट हाई रहती है। और आई फाई मान लो, वैसे तो हाई फाई होता है, बट आई फाई मान लेना, एक ही तरीके से याद कर लेना, आई फाई मतलब आई से फाइनेंस, ठीक है। तो ये चीजें अपन को सारी याद कर लेनी। देखो, आई कहाँ गया, अपन ये राज्य वित्त आयोग। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस कमीशन, इसकी इंग्लिश क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो वो जो फाइनेंस है मतलब वित्त आयोग ही तो है, तो बिल्कुल वो थोड़ा टेक्निक बिठानी है। अब बताओ, ईमानदारी से वापस रिवाइज कराऊं क्या, यस। ए का मतलब है एक ग्राम सभा होगी। बी का मतलब है, वो तो खैर त्रिस्तरीय होगी, कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी। सी यानी चुनाव है। डी यानी 2 आरक्षण, या फिर ऐसा मान लो कि डी में भी 4 अक्षर आते हैं, आरक्षण में भी 4 है, लेकिन डी यानी 2 क्या, आरक्षण 2। ई का मतलब है, ई 5 नंबर पे आता है तो कार्यकाल 5 साल का होता है। एफ का मतलब फॉल्स का मतलब गलत, अयोग्यताएं होता है। G7 ये ग्रुप कभी इकट्ठे होते हैं, जिसमें पावर होती है, वो इकट्ठे होते हैं, तो शक्तियां। एच कर हमेशा हाई रहता है। और आई फाई तो बहुत ज्यादा इजी है, इस टेक्निक से याद करोगे, क्योंकि प्रश्न तो पक्का है अगर ढंग का पेपर आता है तो ये सब अपन को ध्यान रखना है। आगे बात करता हूं भाई, अब एक नस चेक करनी है। और अगर ये टेबलें आपने याद कर ली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, बस जिंदगी वहीं सफल हो गई। प्रश्न यहीं से आएगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत और गांव की चुनाव तो देखे भी होंगे। गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है सरपंच साहब, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच। ये मैंने सबसे पहले लिखी है बॉडी, ठीक है ना। ये क्या है,
ये 3 से मिलके बॉडी तैयार, मतलब इसका इंस्टीट्यूशन जो संरचना है इसमें कौन कौन आते हैं, ये एक तरीके से हम मान सकते हैं बॉडी है। ये ग्राम पंचायत की बॉडी है जिसमें एक सरपंच साहब होते हैं, एक उप सरपंच होता है, एक वार्ड पंच होता है। सरपंच वहां का अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, उप सरपंच उपाध्यक्ष और एक वार्ड पंच जो है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, ग्राम पंचायत में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं सरपंच साहब, उपाध्यक्ष, उप सरपंच और वार्ड पंच, 3 पोस्ट होती है। 21 साल की उम्र होनी चाहिए, घर में स्वच्छ कार्यशील शौचालय होना चाहिए, कुछ कंपलसरी बातें हैं वरना नहीं होगा। त्यागपत्र किसे देंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये त्यागपत्र देंगे वीडियो को, ग्राम विकास अधिकारी जो पहले की भाषा में ग्राम सेवक हुआ करते थे, तो सरपंच जो हैं वो त्यागपत्र देंगे वीडियो को, बाकी उप सरपंच और वार्ड पंच देंगे सरपंच को, ठीक है ना, ओके। और अब इनको क्या कोई बैठक बुटक भी, मीटिंग भी रखनी है, क्या रखनी है, बिल्कुल। प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार मीटिंग तो इनको रखनी है, ये जरूरी है, ठीक है। बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा हूबहू प्रश्न। फिर बात क्या है, न्यूनतम निर्वाचित पंच पूरी ग्राम पंचायत मिला के 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं, न्यूनतम है 5, ठीक है ना। तो कम से कम 5 होने चाहिए। तो आप मन में सोच रहे हो कि जनसंख्या अगर ज़्यादा हुई तो क्या ज़्यादा होंगे, सिर्फ 5 रहेंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है तो प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर 2 पंच और बढ़ जाएंगे। ध्यान कर लेना कि सपोज दैट 3000 तक तो 5 चलेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत की जनसंख्या पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है कि 4000 है साहब, तो 1000 ज़्यादा है ना, तो 1000 पर 2 पंच और हो जाएंगे, 5000 है तो फिर 2 आ जाएंगे, 6000 तो फिर 2 आ जाएंगे, ऐसे 2 पंच बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू 1000 पॉपुलेशन, 3000 तक 5 ही होंगे, ठीक है। निर्वाचन के अंदर समस्त पंजीकृत मतदाता, जितने मैंने अभी पहले बता देते तो खैर आपको, जिनके पास वोटर आईडी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, समस्त पंजीकृत मतदाता वोट देंगे। सदस्य कौन होते हैं, तो सदस्य तीनों ही होते हैं। सदस्य ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित सब के सब पंच, जिसमें सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच तीनों आ जाते हैं। प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत के कौन कौन सदस्य नहीं होते हैं, कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना। और अधिकारी, अगर कोई सरकारी अधिकारी की बात की जाए तो वीडियो होता है, बाकी तो बॉडी चुनी जाती है, लेकिन सरकारी अफसर की बात की जाए तो वीडियो होता है। और एक बहुत तगड़ी बात आपके लिख दी है, ग्राम पंचायत की वर्ष में 4 बैठक जो है वो मस्ट है, ज़रूरी है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 4 बैठकें हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये ज़रूरी है कि 26 जनवरी को ही हो, 15 अगस्त को ही हो, या गांधी जयंती पर ही हो, ये वैसे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस सेम डेट को हो जाए तो बढ़िया है, वरना बस 15 दिन का आंकड़ा है, ऊपर नीचे 15 दिन के ऊपर नीचे बस इर्द गिर्द, या तो 15 दिन ऊपर या पहले, लेकिन लमसम 26 जनवरी के 15 दिन के आंकड़े इधर उधर हो जानी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। 15 डेज का ये मामला है, ठीक है ना। वैसे ही पता ही है हर 15 दिन में एक मीटिंग तो हो ही जानी चाहिए, तो ये जरूर ध्यान रखें। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डेट, तो डेट तो वैसे रही जाएगी, 26 जनवरी है, फिर उसके बाद हम मई है, फिर 15 अगस्त है, फिर गांधी जयंती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आपको आ गई। ग्राम पंचायत में एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मुझे बता देना आप, ठीक है ना, लेकिन घोट के पी जाना इसको कि सरपंच किसको त्यागपत्र देगा, क्या उम्र होनी चाहिए, बैठक कब कब होनी चाहिए, कितने दिनों में होनी चाहिए, कौन सदस्य होते हैं, कौन सरकारी अधिकारी होता है, कितने न्यूनतम पंच होने चाहिए, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन पर पंच बढ़ेंगे, सारी बातें याद करनी है। फिर बात आती है नेक्स्ट जो स्टेज है मध्य स्तर, जो वो तो अपन निम्न स्तर पढ़ लिया, अब चलते हैं मध्य स्तर में आती है पंचायत समिति, माय मिस्टेक, मध्य स्तर में पंचायत समिति आएगी। पंचायत समिति में जो बॉडी होती है वो होती है प्रधान साहब, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, जिसको अपन मंडल का व्यक्ति बोलते हैं। अब एक बात समझना, मेरी बात आपके दिमाग में यहां पर भी एक बात आई होगी, यहां पर तो चलो ये तो ठीक है, तीनों को ही अलग अलग वोट पड़ जाते हैं, लेकिन यहां आपने सुना होगा कि सरपंचों के, वार्ड पंचों के चुनाव तो हो गए, अब है ना पंचायतों के चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव, या फिर मंडलों के चुनाव। गांव में एक फेमस वर्ड है मंडलों के चुनाव, और सही है वो, मंडल मतलब खंड। तो हम जो बंदे को चुनते हैं ना, हम चुनते हैं पंचायत समिति सदस्य को, इसका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जनता सीधी वोट करती है, वो करती है मंडलों में, पंचायत समिति वो सदस्य बनता है। अब ये लोग मिलके, जिसकी अच्छी खासी पकड़ है,
वो प्रधान साहब बन जाते हैं, प्रधान, ठीक है ना, और एक उप प्रधान बन जाते हैं। तो ये जो दोनों बंदे हैं, ये दोनों प्रधान और उप प्रधान, ये इनके लिए अपन वोट अलग से नहीं करते, अपन तो बस पंचायत समिति सदस्य चुन लेते हैं, उनमें से फिर कोई ये बन जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है जो प्रधान साहब है, पंचायत समिति सदस्य के जो मेन हेड प्रधान, ये प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये देंगे जिला प्रमुख को। अभी आगे वाली पोस्ट पढ़ेंगे अपन, जिला परिषद का मेन हेड होता है जिला प्रमुख, उनको देंगे त्यागपत्र। और बाकी जो ये उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहे तो ये अपने इन्हीं में से इसी प्रधान जी को दे देंगे, प्रधान जी को दे देंगे। मैं लिख दिया साइड में कि अगर ये त्यागपत्र देना चाहेंगे, कौन कौन, उप प्रधान भी प्रधान को त्यागपत्र देंगे और पंचायत समिति सदस्य भी प्रधान साहब को त्यागपत्र देंगे। प्रधान इनमें अध्यक्ष होते हैं और उप प्रधान उपाध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच अध्यक्ष होता है, उप सरपंच जो उप सरपंच है वो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। ओके, उम्र इसमें भी 21 साल है। अगर उम्र आपसे पूछे तो उम्र इसमें भी 21 वर्ष है। ये तो खैर कॉमन सेंस वाली बात हो गई है, फिक्स है, सब में 21 साल होनी चाहिए, कोई सा भी पंचायती राज की संस्था हो, ठीक है। ओके, अब बात आती है सदस्य कौन कौन होते हैं। भाई ये क्या यहाँ से रफ हो गया कोई चीज़, एक बार यहाँ से क्या रफ हुआ भाई, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ये एक मिनट, हाँ ये वापस आ गया, ठीक है। चलो ये चीज़ रफ हो गई थी, वापस आ गई है। इसमें मेन चीज़ है कि निर्वाचित सदस्य, तो खैर ये तो अपने लिखो ही मत, ये तो वही होंगे जो इसमें बॉडी में है, प्रधान साहब होंगे, उप प्रधान होंगे और मैंने रिपीट लिख दिया गया, पंचायत समिति सदस्य लिखो यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, पंचायत समिति सदस्य, कौन, ये तीनों, मतलब पंचायत समिति सदस्य, ये तीनों होंगे तो निर्वाचित में आ जाएंगे। लेकिन मेन चीज है पदेन कौन होंगे। ये पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो एक तो एमएलए साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा का सदस्य, जिसको अपन बोलते हैं ना विधायक जी, ये है भाई एमएलए साहब, विधायक, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और सरपंच, इनमें पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब ऐसा मान लो अपन कहते हैं ना कि आज हमने एक फंक्शन रखा है और हमारे ये मुख्य अतिथिगण है, वैसे अतिथि की तरह है, ये पदेन है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायत को तो छोड़ दो, वहां पर कोई पदेन नहीं होता, लेकिन पंचायत समिति के अंदर और जिला परिषद में पदेन सदस्य अलग से पूछते हैं। तो ध्यान रखें, पंचायत समिति के अंदर पदेन सदस्य कौन है, एमएलए साहब, विधायक साहब, या फिर ऐसा मान लो कि विधानसभा के सदस्य, या तो ये बोल दो। और एक है सरपंच साहब, सरपंच साहब जो ग्राम पंचायत के हेड हैं, ये भी पदेन सदस्य ग्राम पंचायत समिति के होते हैं। बड़ी काम की बात है। निर्वाचित तो खैर वही होंगे जो तीनों है, तीनों पोस्टें होती है, उसको तो भले मत याद करो। बैठक भाई प्रत्येक महीने में एक बार, 1 मंथ में एक बैठक तो होनी चाहिए, इट्स ओके। और इसके बाद में क्या है, ये त्यागपत्र की बात अपने कर ली। न्यूनतम निर्वाचित सदस्य पिछले में 5 थे, अपने बात की थी, इसमें 15 होने चाहिए, 15 होने चाहिए। फिर आप कहेंगे क्या 15 होंगे, पॉपुलेशन का कुछ मामला है? बिल्कुल पॉपुलेशन का मामला है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो प्रत्येक 15,000 पर 2 बढ़ जाएंगे। जैसे उसमें हर 1000 पे 2 बढ़ रहे थे, इसमें 15,000 पर 2 सदस्य बढ़ रहे हैं। और इसमें सरकारी अधिकारी होता है भाई बीडीओ, आरएस अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ साहब होते हैं इसके मेन हेड, किसमें, पंचायत समिति में। तीसरी बात आती है सबसे उच्च स्तर, जिला परिषद। मैंने लाइन से लिया है, पहले निम्न स्तर, फिर मध्यम, फिर उच्च जिला परिषद। हर जिला में एक जिला परिषद होती है। बॉडी की बात की जाए तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख इसके अंदर आते हैं। जिला प्रमुख साहब है वो अध्यक्ष होते हैं और उप जिला प्रमुख उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगर जिला प्रमुख साहब को मतलब कि त्यागपत्र देना है तो संभागीय आयुक्त को देंगे। याद रखें, जिला प्रमुख साहब को अगर त्यागपत्र देना है तो वो संभागीय आयुक्त को देंगे। और अगर उप जिला प्रमुख को त्यागपत्र देना है, और एक बात और, जिला परिषद के सदस्य। अब आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, बड़ी गजब की बात है ये, बड़ी गजब की बात है। कैसे, कि जैसे यहाँ पर अपन पंचायत समिति सदस्य को अपन चुनाव करते हैं, उनमें से वो पोस्टें प्रधान उप प्रधान बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना, जिला परिषद के सदस्य के तौर पे एक आदमी कोई भी वो चुनाव लड़ते हैं, फिर उनमें से कोई एक जिला प्रमुख और वो उप जिला प्रमुख बनता है। जैसे अपन विधानसभा के चुनाव देखते हैं तो विधायक जीत के आता है, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनता है,
सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो वैसे ही हालांकि मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो अपने जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ के भी एमएलए रहते ही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, जिला परिषद के सदस्य का अपन प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं और उनमें से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की पोस्टें आ जाती है। जिला प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, उप जिला प्रमुख उपाध्यक्ष होते हैं। और ध्यान रखें, उप जिला प्रमुख को देंगे त्याग पत्र, जिला परिषद सदस्य भी जिला प्रमुख को देंगे त्याग पत्र। लेकिन जिला प्रमुख खुद किसको देंगे? तो जिला प्रमुख देंगे संभागीय आयुक्त को। हालांकि मैंने एरो बना के लिख दिया है कि उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को। तभी तो मैंने कहा था बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, एक सेकंड पलक झपकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ये जरूर ध्यान रखें, नजर हटी और दुर्घटना घटी, जरूर ध्यान रखें। पदेन सदस्य वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रधान साहब होंगे, प्रधान जी होंगे। कौन से प्रधान जी? ये प्रधान जी, ये वाले, ये जैसे इनके थे सरपंच साहब, मतलब उन वाले सरपंच को इनमें, इन वाले हेड को इनमें, किन में? इनमें। ऐसे ग्राम पंचायत के हेड को पंचायत समिति सदस्य में पदेन सभापति बना दिया और पंचायत समिति का जो हेड है उसको जिला परिषद में भी पदेन सभापति बना दिया। तो एमएलए साहब तो कह रहे हैं और प्रधान जी आगे, और इसमें एक नई पोस्ट आ जाएगी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों। यानी राजस्थान की प्रेजेंट की स्थिति के अनुसार 25 + 10 35 के 35 जो सांसद है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको अपन एमपी बोलते हैं, वो पूरे के पूरे इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं। और विधायक जी तो होते ही होते हैं। बैठक भाई हर 3 महीने में एक बार कर लो आप, 3 महीने में एक बार तो होनी चाहिए, और उम्र वो 21 साल है, ठीक है। ओके, इसके बाद में न्यूनतम इसमें होते हैं 17, भूल मत जाना, इसमें 17 होते हैं, इसमें 15 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3000 पर 2 बढ़ेंगे, इसमें 15,000 पर 1 लाख से अगर ऊपर है 15,000 तो 15,000 पर 2 बढ़ेंगे, और इसमें 4 लाख तक तो 17 ही रहेंगे। फिर सुन लो, 4 लाख तक 17 रहेंगे, पर हर 1 लाख पर 2 और सदस्य बढ़ जाएंगे। अब मैं पूरी कहानी बताता हूं। ग्राम पंचायत में 3000 तक तो 5 ही रहेंगे, 3000 से अगर 1000 भी ऊपर 2 बढ़ जाएंगे, ग्राम पंचायत कंप्लीट। बात आती है पंचायत समिति की। पंचायत समिति की जो पॉपुलेशन है 1 लाख तक तो ठीक है, लेकिन 1 लाख तक तो मतलब वो 15 होंगे, लेकिन 1 लाख से अगर ऊपर है तो हर 15,000 पर 2 बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब आई अपने तीसरी बात जिला परिषद की, मतलब जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद के अंदर 17 टोटल होंगे, 4 लाख की पॉपुलेशन तक तो 17 ही होंगे, लेकिन अगर 4 लाख से ऊपर पॉपुलेशन तो हर 1 लाख पर 2 बढ़ जाएंगे। कहानी पूरी समझ में आ गई क्या? छपेगा प्रश्न, ठीक है। और उस पहली वाले के अंदर सरकारी कर्मचारी होता था वीडीओ, विलेज डेवलपर ऑफिसर, जो ग्राम सेवक बोलते हैं, या ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायत की अपन बात करें तो उसमें होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब कि खंड विकास अधिकारी। और यहाँ पर होता है अधिकारी जो सरकारी होता है वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये सब आरएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और लिखी यहाँ पर कि ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच की कड़ी होती है जिला परिषद। ध्यान रखें, आपको पता है ये बड़ा भाई है, जिला परिषद सबसे बड़ी संस्था है। तो जो छोटी संस्थाएं दोनों कौन कौन, ग्राम पंचायत और वो पंचायत समिति, उन दोनों के बीच में कोई भी विवाद या डिस्प्यूट्स हो गया तो उनका समाधान कौन करेगी? ये जिला परिषद ही करेगी। इसलिए कहा जाता है कि ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच की कड़ी है, ये बिचौलिया है कि साहब पंचायत समिति को ग्राम पंचायत मैं देख लूंगा, मतलब ये मतलब एडजस्ट करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, समाधान करने वाला व्यक्ति है। तो ये जरूर ध्यान रखें, ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच की कड़ी है जिला परिषद, और जितने भी मामले पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में उठते हैं, विवाद हो जाते हैं, उन सबका सलूशन जिला परिषद करती है, ताकि सरकार तक मामला ना बढ़े। ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में कुछ है क्या? बिल्कुल, अगर आपके मन में आ रही होगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कभी हटा भी सकते हैं कि हमारा मूड हुआ तो बिल्कुल हटा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें निर्वाचित सदस्यों का कम से कम 3/4 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो अब अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? ग्राम पंचायत में तो सरपंच उप सरपंच, पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति में हो जाएंगे प्रधान उप प्रधान, और जिला परिषद में हो जाएंगे जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। उनको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो।
3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके। नोट, अगर अविश्वास प्रस्ताव, एक गारंटी लेकिन एक कंडीशन और है, अविश्वास प्रस्ताव क्या बनते ही ला सकते हैं क्या कि आज ही सीट के ऊपर बैठे हैं सरपंच साहब या जिला प्रमुख साहब या फिर अपने क्या नाम, अपने जो प्रधान जी, वो क्या बनते ही हटा सकते हैं कि नहीं? अविश्वास प्रस्ताव शपथ ग्रहण करने से 2 वर्ष बाद में ही लाया जा सकता है। इसका मतलब 2 साल तो सीट पक्की है, उसके बाद में लाओ कोई लाना है तो, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। चलो, ये बातें ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो गई। 1-2 नोट है कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो 11 बार चुनाव हो चुके हैं। अब की बार जो पंचायतों के चुनाव होंगे 12वीं बार चुनाव होंगे, जो 2025 में स्टार्टिंग हो जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार गणपूर्ति भाई 10% होनी चाहिए। 10% का मतलब है, कहने का मतलब वही 1/10, कुल सदस्यों का 1/10% होना चाहिए। जब भी इनकी बैठक, गणपूर्ति जानते तो ना भाई, जैसे ग्राम पंचायत की या पंचायत समिति की या जिला परिषद की मीटिंग हो रही है तो उसमें कम से कम 1/10, ऐसा मान लो कि 100 जने हैं तो 10 तो % हो, तभी तो गणपूर्ति होगी, वरना बैठक मानी नहीं होगी। ये बात भी ध्यान रखें। तो गणपूर्ति 1/10 होती है लगभग सब में, या 10% के बराबर होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि ग्राम पंचायतों को बनाने में ऐसी बहुत सी समितियां बनी है, बहुत सारी कमेटियां बनी थी जिन्होंने इसकी पहल करी कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के अंदर लागू होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बलवंत राय मेहता समिति, इसमें कितने तरह के प्रश्न बनते हैं? पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना को लेकर प्रश्न खूब बार आते हैं। तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन व सुधार करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी कि इसकी पूरी स्टडी करें। फिर कोई भी समिति वो अपनी मांग रखेगी, कुछ सिफारिश करेगी। जरूरी नहीं है कि इसकी ताकत दादागिरी नहीं है। समितियां कोई भी बनती है वो अपने सुझाव देती है, उन सुझाव को मानना नहीं मानना सरकार पर डिपेंड है। लेकिन ये है कि अब इनके सुझाव अपन को पढ़ना बहुत जरूरी, किस समिति ने क्या सिफारिश की थी, क्या मांग करी थी, क्या मतलब अपनी डिमांड रखी थी। तो इसने कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पर बल दिया था। इसने ये कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। फिर सादिकली समिति, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 के अंदर बनी। पहली बात तो ये, इस राजस्थान सरकार भी याद रखना, कुछ समितियां केंद्र सरकार की, हालांकि ये सब राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार वाली का नाम लिख दूंगा मैं। इस समिति ने क्या कहा? इसने कहा कि पंचायत समिति के जो प्रधान जी है और जिला परिषद के जो प्रमुख जिला प्रमुख है, उनके चुनाव में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित होने चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। सरपंच को जिला परिषद में तो नहीं रखा जाता, लेकिन पंचायत समिति में उसको जरूर पदेन सभापति रखा जाता है। तो छोटी मोटी बातें इनकी मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर है गिरधारी लाल व्यास समिति, तो 1973 में बनी राजस्थान सरकार के द्वारा, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा गठित है 1973 में। इसने कहा कि ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर बल दिया। और पंचायतों को बोले वित्तीय सहायता होनी चाहिए, पंचायतों को अलग से हालांकि होती है। अब जब भी बजट आता है तो उसके अंदर पंचायतों के लिए अलग से बात रखी जाती है कि ये हम उसको इतना इतना पैसा दे रहे हैं। और के संथानम समिति, ये भी वित्त व्यवस्था का सुझाव देने के लिए बनी थी 1963 में, लेकिन ये केंद्र सरकार की, ये याद रखें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इस बात को मत भूल जाना, बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट की है। अशोक मेहता समिति, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 1977 में बनी। इस समिति ने क्या कहा कि जिला स्तर और मंडल स्तर, यानी कि जिला परिषद के चुनाव और ये मंडल पंचायत समिति के चुनाव, ये द्विस्तरीय पंचायत, मतलब ये कहते हैं कि द्विस्तरीय होनी चाहिए, इसने ये कहा अशोक मेहता ने। और कहा कि ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं है, इसने ये बात कही, ठीक है। और GV.K. राव 1985 में स्थापित है केंद्र सरकार द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समिति ने कहा कि ये जो संस्थाएं जितनी भी आप बना रहे हो, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये बोले बिना जड़ की घास है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि इसका मानना ये है कि जो जितने भी MLA MP ये ताकत दिखाते हैं, इनको क्या चलती होगी। सरपंच वगैरह बोले क्या कर सकता है, MLA अपनी ताकत दिखाता है, ये तो बिना जड़ की घास है, कभी कभी ये भी आ जाता है। थुंगन समिति 1988 बनी योजना आयोग द्वारा। ये प्रश्न आया हुआ है कि थुंगन समिति जो किसके द्वारा बनाई गई, तो थुंगन समिति एक आदमी का नाम है PK थुंगन। 1988 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा PK थुंगन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। और इन्होंने कहा, इस समिति ने कहा कि पंचायतों का जो टेन्योर है, कार्यकाल, वो 5 वर्ष होना चाहिए। बात मान ली गई, 5 वर्ष कार्यकाल है।
लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी या फिर एलएम सिंघवी, कभी कभी चिंता नहीं करना कि लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ये 1986 में बनी केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी ध्यान रखें, ये योजना आयोग के द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने कहा कि ग्राम सभा पक्की होनी चाहिए। ग्राम सभा पे किसने जोर दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने, ठीक है, ये ध्यान रखें। और एक बात मैंने लिखी है, इस समिति ने, ये जो समिति है ना, इस समिति को लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार समिति भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार समिति भी इसी को कहा जाता है। ये भी साइड में फैक्ट अटका लेना कहीं पर। हरलाल सिंह जी खर्रा साहब, ठीक है, अब एक मंत्री भी खर्रा साहब, ठीक है ना। तो चौधरी हरलाल सिंह खर्रा समिति जो 1990 ईस्वी के अंदर बनी, और गुलाब चंद जी कटारिया साहब तो आपको पता ही है, अभी राज्यपाल बन गए हैं। तो 2009 के अंदर इन्होंने भी एक समिति बनाई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी तो सिर्फ डेट मतलब किस ईयर बनाई थी वो इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा सेशन? फुल पीएचडी हो गई है, नस नस चेक कर ली गई है, नस नस चेक, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न बाहर जा नहीं सकता। अगर ढंग से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है ये सेशन पढ़ने के बाद में जिंदगी सफल है। जिंदगी सफल कब होती है? जब कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें अपन को सफलता मिल जाए। अभी आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे किसके लिए? CET 10+2 के लिए, और प्रश्न अगर वहां पर मिल जाता है तो जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए। तो जिंदगी पक्की सफल है आपकी। प्रश्न यहां से बाहर जा नहीं सकता। बहुत ही शानदार सेशन कंप्लीट। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज कंप्लीट हो चुका है। आज दे दनादन 3-4 सेशन आने वाले हैं, एक से बड़े एक। ढंग से पढ़ाई करनी है। और MV क्लासेज के ऊपर जो मैराथन चल रही है आपके MCQs क्वेश्चंस की, जिसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया जाता है, टॉप लेवल के प्रश्न होते हैं, उनको भी अपन को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कोई किसी भी तरह का इसके अंदर अगर डाउट है तो आप आराम से इजीली कमेंट कर सकते हैं। और जिस टाइम ये देखो, मैंने बातें बतानी है आपको कि एक चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट में 2 मिनट आपकी ओर लूँगा। एक तो ये है कि मैंने आपके इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो है, कल बहुत ज़बरदस्त सेशन रखा था इंडियन पॉलिटी का। वन शॉट इंडियन पॉलिटी कवर कर ली अपन ने ज़बरदस्त तरीके से। ईमानदारी के साथ में कौन कौन पढ़ रहा है उसको MV क्लासेस के ऊपर देखो, टॉपिक वाइज पहले पढ़ लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इकट्ठी करके क्यों पैकेज दे रहा हूँ, ताकि एक बहाना मिले आपको और इस सेशन को एक बार बस सुन लो। ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाओ, आप चीज़ें सुनने से, बार बार सुनने से याद होती है। विश्वास रखें, ज़िंदगी में सफल होना है तो बार बार रिवीजन करो। ऐसा रिवीजन होता नहीं है बस एक बहाना मिल जाए, जैसे मैंने सेशन अपलोड कर दिया और अब कह दिया कि मैं आपका टेस्ट लूँगा तो तैयार कर लो। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए वन शॉट अपलोड की थी, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी मात्र 2 घंटे में, और रात को 2 घंटे का सेशन रखा है MV क्लासेज के ऊपर। बताओ क्या ज़बरदस्त सेशन है। इंडियन ज्योग्राफी में 200+ MCQs टॉप लेवल के, जिसमें आपने रात को टेस्ट दिया भी था लाइव, उसको ज़रूर वापस रिवीजन कर लेना। इसके बाद में रीजनिंग कंप्लीट, किसी भी तरह से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, किसी भी हालत में प्रश्न बाहर जा नहीं सकता रीजनिंग में। बिल्कुल MV क्लास अपलोड कर दिया, किसी भी सूरत में चला जाए तो आके मिल लेना मेरे से, नहीं जा सकता। विश्वास रखें, कहीं पर भी हांडते फिर लेना, प्रश्न यहीं से आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। जो मुझे जानता है वो जानता है इस चीज़ को। इसके अलावा ये स्टेट पॉलिटी का सिर्फ एक टॉपिक बचा है ना, वो एक बार और पढ़ते हैं अपन, एक बार टॉपिक की जड़ खोदें, फिर पैकेज इकट्ठा मिल जाएगा। कंप्यूटर के 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे, आज रात को पूरा करा देंगे, वो पैकेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद में हिंदी तो वैसे अपनी कंप्लीट है, और इंग्लिश का कैप्सूल तैयार कर रहा हूँ। साइंस का फिर नंबर आ जाएगा, और मैथ्स का थोड़ा मामला भारी है, तो मैथ्स में टॉपिक बड़े हैं लेकिन कंसाइज कर रहा हूँ। जितने कुछ एक जैसे वैदिक मैथ्स का एक कैप्सूल दिया, छोटे छोटे कुछ डोज दे सकता हूँ, दूंगा, और डोज कंप्लीट होने के बाद में फिर एक कैप्सूल शानदार पूरा बनाएंगे। आपके बेड़ा पार हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। आराम से पढ़ो, बहुत शानदार तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।